हेलो गाइस, ईएम एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग क्लास 10 से 11th में जा चुके हैं और क्लास 11th में जाते ही आप लोगों को एक बड़ा सा सिलेबस मिल चुका है। मैं ईएम एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री के जितने भी डाउट हैं उनको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको केमिस्ट्री रटनी ना पड़े, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आए, ये अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। ये आज केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे। देखो केमिस्ट्री, सहूलियत के लिए हमने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को न्यूमेरिकल से डील करना होगा या फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री एक फिजिक्स की तरह पढ़नी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअल में न्यूमेरिकल होते हैं। सॉल्व करने की कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। आपको सब चीजें बहुत ही इजी लगेंगी, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा हम लोगों के साथ, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास 11 के चैप्टर पे मूव करता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल डील करने होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर थ्योरी पढ़नी पड़ती है, लेकिन थ्योरी भी तभी समझ में आती है जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कॉन्सेप्ट के बिना आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। सेम दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एलिमेंट जो लास्ट तक चलेगा कार्बन है। आपको कार्बन के बारे में जितना सा जितना पता चल जाए बहुत अच्छी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल किस तरीके से किए जाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान बहुत देना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो डालिए मेरे साथ चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एटम के बारे में। तो एटम के बारे में सबसे पहले हमें बताया डाल्टन ने। तो डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया था। वो एटॉमिक मॉडल ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन सारी खामियां नहीं थी। उसमें से एक चीज पता चली एटम के बारे में। देखो कहां से पता चली, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। क्या पता चली बात, देखो एटम के बारे में यह बात पता चली कि जो पूरा यूनिवर्स है ना वो एटम से मिलकर बना है। ओके, सही एकदम। दूसरी बात, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वेरी गुड बात। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एटम कहलाएगा। आप मानते हैं इस बात को? ठीक है। नंबर थर्ड, अब जो गलत निकला, नंबर थर्ड कही गई कि जो एटम है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात गलत इसीलिए है क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम को तोड़ा भी जा सकता है और एटम को दूसरे एटम में चेंज भी किया जा सकता है, या फिर दूसरा एटम भी बनाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात खराब निकली, यहां से गलत निकली कि किसी एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। गलत बात है भैया। क्यों? आइसोटोप्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देख लो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम।
अलग अलग एटम है, तो दो बातें गलत निकल गई, लेकिन जो बात सही थी एटम के बारे में वो निकली, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in a chemical reaction। बहुत ही मजेदार डेफिनेशन और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन, यानी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन केवल तब जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि एटम के बाद भी उसको तोड़ा गया था, पता है ना आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में। तो बात समझो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अब एटम के बारे में समझाना क्या आप लोगों को, है ना। आपको पता ही है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ड्यू टू रीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। देखो ये जो बाहर न्यूक्लियस, देखो ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें क्या क्या होगा, लिख देता हूं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। इस न्यूट्रॉन पर कैसे चार्ज, नेगेटिव। तो न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज, जीरो। तो ये न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव। किसके वजह से, प्रोटॉन के वजह से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, चलिए, ज्यादा समझने लायक चीज नहीं थी, आपको पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और उसमें कुछ चीजें पता करने की कोशिश करेंगे जो काम की होंगी। तो देख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग बराबर है, 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। अच्छा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब यहां पर ग्राम में बात कर लें तो 1.6726 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, और ये कितना 1.6749 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अच्छा जी, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। ये कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब बात समझना, मास ऑफ न्यूट्रॉन is heavier than mass of proton and mass of proton 1800 गुना भारी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी प्रोटॉन 1800 गुना लगभग इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, यानी 1800 गुना बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। यानी आप क्या बोलोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन and mass of proton is very very heavier than mass of electron। यानी कि जब एटम का मास लिया जाता है या फिर मास को हम कंसीडर करते हैं तो वो न्यूट्रॉन के मास से और प्रोटॉन के मास से ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एटॉमिक मास में। ओके, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब बात कर लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। क्यों बोले थे चार्ज,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0। ठीक है ना। अगर आप एक चीज देखो यहां से, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, चलिए अब देखते हैं एक बढ़िया बात। आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। बात को अभी याद रखो केवल कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि मैं लिख दूं न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। ये बात केवल अभी याद रखनी है, क्योंकि आगे एक घुमाने वाली बात आने वाली है हाइड्रोजन के ही रिगार्डिंग। ओके, चलिए, न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये हेडिंग डाल दीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है भाई? देखो, -1 E0। प्रोटॉन का किस तरीके से किया जाए? P या फिर H+। न्यूट्रॉन का कैसे किया जाए? N या फिर 0N1। रिप्रेजेंटेशन को भी अच्छे से समझाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे पहले। स्टूडेंट्स, मास नंबर को अभी आगे और समझते हैं। मास नंबर ए क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पहले भी बताया था कि जो मास है एक एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम, इतना कम कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओके, यानी कि ए का फॉर्मूला क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। 1H1 बताओ, इसका एटॉमिक, इसका मास कितना है? मास बताओ। A = 1। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z, वो भी 1। अब मैं आपको पूछूं कि अगर इसका मास नंबर इक्वल टू 1 है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें, तो आप देखो कि प्रोटॉन इसमें 1 है। ठीक है, अच्छा, अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अभी तो आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो A = 1, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर्मूला हो जाएगा। आप न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन कितने हैं? बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? देखो, न्यूट्रॉन निकालें तो देखो यहां पर पहली बात, न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा A-Z। क्या होगा? A-Z। देखो, अब न्यूट्रॉन का फॉर्मूला देखो भैया, A कितना है? 1,
जेड कितना है 1, यानी न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 0। दूसरी बात 1H1 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटियम, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला भी आपको लिखा दिया गया है A-Z। आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कीजिए। अच्छा, आपको दिख रहा है कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यानी आप लिख सकते हैं प्रोटियम, ये बहुत पॉइंट है, नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। क्या ये बात सही है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल सही बात, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन अभी और आगे देखते हैं ड्यूटेरियम को, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूं। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल 1H2, 1H2, इसका Z कितना है, Z 1, इसका A कितना है 2, है ना। आप मुझे इसमें न्यूट्रॉन बताओ, आप मुझे इसमें न्यूट्रॉन बताओ, क्या क्या बताना है आपने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कॉमा नंबर ऑफ प्रोटॉन, कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एक बार देख के बताइए। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो देखिए, अगर कर लिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या Z इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। और अगर Z इक्वल टू 1 है तो क्या Z का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हैं, कितने हैं 1। अब निकाल के देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताया था A-Z, A कितना है भैया 2, Z कितना है 1, न्यूट्रॉन कितने आगे 1। ओ बैंग करके ये बात तो गलत निकल गए भैया कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते। भैया हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन आ चुके हैं। तो एक सवाल बन चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई या नीट के लिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? तो आप बोल दोगे बिल्कुल सही है कि नहीं पाए जाते। लेकिन अगर यह पूछ लिया गया कि क्या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो आप क्या बोलोगे? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जिसका नाम क्या है ड्यूटेरियम, क्या नाम है ड्यूटीरियम, क्या बोला मैंने ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन है। अब ये ड्यूटीरियम था, अब हम बात करते हैं एक और आइसोटोप्स की जो कि हाइड्रोजन का ही है ना। रुकिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे आराम से। तो आप लोग एक बात देखेंगे यहां पर कि ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी कि ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं हाइड्रोजन के ही, इसका नाम है ट्राइटियम। नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइटेरियम। तो बात करते हैं ट्राइटियम की। एग्जांपल 1H3, क्या बोलेंगे इसे? ट्राइटियम।
देखिए A इक्वल टू 3, Z इक्वल टू 1, बताओ Z इक्वल टू 1 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्राइटियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक है। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या, तो आप क्या बोलोगे कि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, यानी कि फॉर्मूला जो तैयार हो रहा है, फॉर्मूले से न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वो 3 माइनस 1 निकलेंगे, यानी कि 2। ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन है? 2। कितने न्यूट्रॉन है? 2। अच्छा, ये ट्राइटियम रेडियो एक्टिव भी है, रेडियो एक्टिव भी है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको जितना बताया गया है न्यूट्रॉन्स निकालना है ना, रिप्रेजेंटेशन एटम का, या फिर ये बोल लो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। की पॉइंट क्या था? की पॉइंट ये था कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि भैया एक आइसोटॉप था क्या? प्रोटियम, उसमें तो था नहीं। लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन था, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन थे। तो आप लोगों को ये चीजें अच्छे से ध्यान रखनी होगी। बाकी बात मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।